Namaste. My name is Ayush Mudgal. I am from Faculty of Law and Governance, Jyoti Vidyapeeth, Women's University, Jaipur. Subject is Property Law and Easement, Session 1.1 continue. In last video, we have discussed the concept of notice, actual notice and constructive notice. Under constructive notice, we have discussed 2 points: willful abstinence and second is gross negligence. Now, point number 3 is registration considered as a constructive notice. It is enumerated under section 3, explanation 1. Explanation 1 of section 3 provides that अगर ट्रांसफ़र के दौरान कोई भी ट्रांसफ़र हो रहा है दो पार्टीज़ के बीच में, तो दोनों पार्टीज़ को जितनी भी प्रोसीजरल रिक्वायरमेंट्स हैं, लॉ प्रिज्यूम करता है कि उस ट्रांसफ़र से रिलेटेड जितनी भी प्रोसीजरल रिक्वायरमेंट्स हैं दोनों पार्टीज़ को पता होनी चाहिए। जैसे कि अगर कोई ट्रांसफ़र रिक्वायर्स रजिस्ट्रेशन of that deed or instrument, then both the parties must have knowledge of it. ये कंस्ट्रक्टिव इन नेचर है, कंस्ट्रक्टिवली मान लिया जाता है, लॉ प्रिज्यूम करता है कि दोनों पार्टीज को पता है। अगर रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को पूरा नहीं किया जाता है देन दैट ट्रांसफ़र कैन नॉट बी वैलिड इन नेचर। एंड अदर देन दैट, अगर कोई भी डीड है, कोई भी इंस्ट्रूमेंट है, उससे ट्रांसफ़र हो चुका है, एग्जीक्यूट हो चुका है, देन आफ्टर दैट अगर कोई पार्टी कहती है कि मुझे नोटिस नहीं था कि रजिस्ट्रेशन भी हो चुका है उसका, देन अगर कोई पार्टी कहती है कि मुझे नोटिस नहीं था इस चीज़ का, जो भी इसमें डीड में या इंस्ट्रूमेंट में जितनी भी टर्म्स एंड कंडीशंस जिस भी प्रकार से ट्रांसफ़र हुआ है उनका मेरे को नोटिस नहीं था, देन लॉ प्रिज्यूम दैट ही मस्ट हैव द नॉलेज बिफोर रजिस्ट्रेशन से पहले जितनी प्रोसीजरल रिक्वायरमेंट्स है वो दोनों पार्टीज़ को पता होनी चाहिए। इसलिए रजिस्ट्रेशन को एज ए कंस्ट्रक्टिव नोटिस मान लिया जाता है। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस 1882 में जब एक्ट बना था तब उसमें एक्ट में नहीं इंक्लूडेड थी, ये इंक्लूड हुई है 1929 में। उससे पहले रजिस्ट्रेशन ज़रूरी नहीं था। 1929 के बाद रजिस्ट्रेशन का कॉन्सेप्ट ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में ऐड हुआ है। वहाँ भी काफ़ी जिस प्रकार हमने डिवाइड किया था प्रॉपर्टी को मूवेबल और इमूवेबल में, उसमें भी काफ़ी जगह रजिस्ट्रेशन प्रोसेस ज़रूरी नहीं है। जैसे एक्शनेबल क्लेम हो गया, काफ़ी जगह ऐसी हैं जहाँ पर रजिस्ट्रेशन प्रोसेस ज़रूरी नहीं है। तो 1929 में जो रजिस्ट्रेशन का कॉन्सेप्ट आया उसमें चीज़ें लिखी हुई हैं कि किस ट्रांसफ़र में या कौन कौन सा ट्रांसफ़र रजिस्ट्रेशन कौन कौन से ट्रांसफ़र में रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी होगा फॉर मेकिंग दैट ट्रांसफ़र वैलिड इन नेचर। फोर्थ पॉइंट है एक्चुअल पोजीशन एज द नोटिस ऑफ टाइटल, सेक्शन 3 एक्सप्लेनेशन नंबर 2। इसका मतलब ये है कि अगर कोई ट्रांसफ़र हो रहा है दो पार्टीज़ का, ए कोई ट्रांसफ़र कर रहा है बी को, तो ए और बी की ये ड्यूटी है कि उस जो भी प्रॉपर्टी है जिसके भी इंटरेस्ट आपको ट्रांसफ़र किए जा रहे हैं उस प्रॉपर्टी पे दैट प्रॉपर्टी इज़ फ्री ऑफ चार्ज और नॉट। एक्चुअल पोजीशन उस प्रॉपर्टी पे किसका है? वो बी की ड्यूटी है बिफोर ट्रांसफ़र, बिफोर एग्जीक्यूशन, बिफोर रजिस्ट्रेशन, कि बी उस चीज़ को जान ले क्या क्या उस पे चार्जेस हैं, किस प्रकार की प्रॉपर्टी है, एक्चुअल पोजीशन किसका है और कोई चार्जेस इस पे एम्प्लॉयड तो नहीं है, फ्री ऑफ चार्ज है। ये बी की ड्यूटी है। इसको कैविएट एम्पिटर बोलते हैं, एक टर्म है कैविएट एम्पिटर। लेट द बायर बी अवेयर, बायर
जो भी बाय कर रहा है उसको अवेयर होना चाहिए रजिस्ट्रेशन प्रोसेस से पहले कि क्या क्या चार्जेस किसी प्रॉपर्टी पे है या चार्जेस है या एक्चुअल पोजीशन किसके पास है। तो एक्चुअल पोजीशन क्योंकि आफ्टर रजिस्ट्रेशन प्रोसेस we cannot claim that I didn't know about the actual position of that property। इसीलिए actual possession as the notice of title considered as the constructive notice कि ट्रांजेक्शन से पहले बायर को पता होना चाहिए कि जो भी जिस भी चीज़ का ट्रांजेक्शन हो रहा है उसका एक्चुअल पोजीशन किसके पास है। फिफ्थ पॉइंट है नोटिस टू एजेंट इज द नोटिस टू प्रिंसिपल। ये टॉट्स का प्रिंसिपल है जो हम बहुत फर्स्ट ईयर से ही पढ़ते आ रहे हैं, सारे जगह पढ़ा होगा, मास्टर सर्वेंट रिलेशनशिप या एजेंट प्रिंसिपल रिलेशनशिप, कि अगर कोई भी एजेंट अंडर कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट है, प्रिंसिपल ने एजेंट अपॉइंट किया है, एजेंट इज अंडर कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, और कोई भी चीज़ ट्रांसफ़र से रिलेटेड एजेंट को बता दी गई है या एजेंट को पता है, तो ये मान लिया जाएगा कि ये सारी चीज़ों का नॉलेज ऑब्वियसली प्रिंसिपल को भी होगी। तो नोटिस टू एजेंट इज कंसिडर्ड एज नोटिस टू प्रिंसिपल, ये कंस्ट्रक्टिव नोटिस के परिव्यू में आता है। तो ये 5 चीज़ें हैं जो कि कंस्ट्रक्टिव नोटिस आती है। एक्चुअल नोटिस में एक्चुअली बताया जाता है, कंस्ट्रक्टिव नोटिस में मान लिया जाता है, डीम्ड और लॉ प्रिज्यूम्स के उनको इस चीज़ का जो भी पार्टी है उसको इस चीज़ का नॉलेज होना चाहिए था। तो हमने नोटिस में एक्चुअल नोटिस और कंस्ट्रक्टिव नोटिस में 5 चीज़ें पढ़ी। विलफुल एब्सटिनेंस, देन ग्रॉस नेग्लिजेंस, थर्ड सेक्शन 3 एक्सप्लेनेशन 1 रजिस्ट्रेशन, सेक्शन 3 एक्सप्लेनेशन 2 इज एक्चुअल पोजीशन, और सेक्शन 3 एक्सप्लेनेशन नंबर 3 इज नोटिस टू एजेंट इज द नोटिस टू प्रिंसिपल। ये हमने सेक्शन 3 पढ़ लिया है। सेक्शन 3 में हमने क्या क्या चीज़ें पढ़ी हैं, एक तो इमूवेबल प्रॉपर्टी की डेफिनेशन इंटरप्रिटेशन क्लॉज में, इमूवेबल प्रॉपर्टी की डेफिनेशन, देन हमने पढ़ा था नोटिस, और नोटिस से पहले हमने एक चीज़ और डिस्कस की थी, प्रोसेस ऑफ अटेस्टेशन। तो अटेस्टेशन का हमने प्रोसेस समझ लिया था, उसकी हिस्ट्री पढ़ ली थी, केसेस भी पढ़ लिए थे, उसके अलावा हमने नोटिस पढ़ लिया है और इमूवेबल प्रॉपर्टी सेक्शन 3 में ये तीनों चीज़ें। नाउ सेक्शन 4 क्या कहता है। सेक्शन 4 जब मैंने शुरुआत में बताया था कि ये एक्ट एग्जॉस्टिव नहीं है, जब हम इमूवेबल प्रॉपर्टी की डेफिनेशन पढ़ रहे थे उसमें मैंने रजिस्ट्रेशन एक्ट के अंडर भी आपको प्रॉपर्टी बताई थी, इमूवेबल प्रॉपर्टी की डेफिनेशन बताई थी, जनरल क्लॉजेज एक्ट के अंडर भी प्रॉपर्टी की डेफिनेशन बताई थी। तो सेक्शन 4 कहता है कि अलोंग विद दिस एक्ट फॉलोइंग थिंग्स ऑल्सो बी सीन, इट्स एम्प्लाई दिस एक्ट इज सप्लीमेंट्री इन नेचर। एग्जॉस्टिव नहीं है, एक्ट में कोई भी चीज़ अगर समझ में नहीं आ रही है तो और किसी स्टैट्यूट की मदद ली जा सकती है। कौन कौन से स्टैट्यूट्स हैं, एग्जाम्पल के लिए दिया रखा है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट। तो हमने जो सेक्शन 2 क्लॉज 6 रजिस्ट्रेशन एक्ट, इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट की जो डेफिनेशन पढ़ी इमूवेबल प्रॉपर्टी, वी कैन say that under section 4 we can refer the Indian Registration Act for better understanding of the definition of immovable property। तो ये चैप्टर 1 हो गया है, इसमें हमने सेक्शन 1 से 4 तक पढ़ लिए हैं। सेक्शन 1 में हमने पढ़ा था कि इसका स्कोप और एक्सटेंट कहाँ तक है। सेक्शन 2 में पढ़ा था कि जो पार्ट बी स्टेट्स हैं उनमें ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट एप्लीकेबल नहीं होता है, लेकिन अगर स्टेट अमेंडमेंट के थ्रू अगर उसको एप्लीकेबल किया जाए तो क्या क्या रिपरकशन होंगे, कहाँ कहाँ एप्लीकेबल होगा, कहाँ कहाँ एप्लीकेबल नहीं होगा। इसके अलावा सेक्शन 2 हमने ये महत्वपूर्ण पॉइंट ये पढ़ा था कि मुस्लिम लॉ पे एप्लीकेबल नहीं होता ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, उसकी भी मैंने अलग से एक्सप्लेनेशन बताई थी। तो प्लीज़ एक बार उसको अच्छे से आप नोट्स में लिख लें, जिससे कि आपका एक जनरल अंडरस्टैंडिंग उससे रिलेटेड हो जाए। हमेशा ये नहीं कहना है कि पूरा ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट मुस्लिम्स पे एप्लीकेबल नहीं होता है, बल्कि उसको चीज़ को एक्सप्लेन कीजिए किस प्रकार मैंने बताया, उसी ढंग से एक बार नोट्स में लिखिए, जिससे कि आपको चीज़ें क्लियर हो जाए।
देन सेक्शन 3 हमने पढ़ा। सेक्शन 3 में इमूवेबल प्रॉपर्टी की डेफिनेशन ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में क्या है, उसके अलावा जनरल क्लॉजेज एक्ट में क्या है, सेक्शन 3 क्लॉज 26 में क्या है जनरल क्लॉजेज एक्ट में। और थर्ड हमने पढ़ा था इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट के सेक्शन 2 क्लॉज 6 में इमूवेबल प्रॉपर्टी क्या क्या है। 3 हमने डेफिनेशन पढ़ी थी, तीनों को एक बार रिवाइज कर लें। उसके बाद सेक्शन 4 में हमने बताया कि कौन कौन से एक्ट को हम रेफ़र कर सकते हैं, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एंड इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट। ये हमने सेक्शन 1 to 4 चैप्टर 1 कंप्लीट कर लिया है। अब हम किस प्रकार ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट को पढ़ेंगे, मैं एक बार बता देता हूँ आपको। आगे हम किस प्रकार इस पूरे एक्ट को डिवाइड करेंगे, किस प्रकार हमारे पढ़ने की स्ट्रेटेजी रहेगी, मैं आपको एक बार बता देता हूँ। देखिए, सबसे पहले हम ये जानकारी ले लें ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट से रिलेटेड कि दिस वाज द एक्ट नंबर 4 ऑफ 1872 जो कि 1882 में 17 फरवरी 1882 में गवर्नर जनरल की असेंट मिली और 1 जुलाई 1882 को ये केम इन फोर्स। फर्स्ट लॉ कमीशन ने इसको रिकमेंड किया था। अदर देन दैट इस एक्ट में जिस प्रकार मैंने बताया था रजिस्ट्रेशन प्रोसेस 1929 में ऐड हुई थी, उसके अलावा 1926 में अटेस्टेशन ऐड हुआ था। तो ये चीज़ें आप हाईलाइट करके रखें, इन चीज़ों पे विशेष ध्यान दें। अदर देन दैट इसमें 137 सेक्शंस हैं और 8 चैप्टर्स हैं। तो हमने चैप्टर नंबर 1 प्रिलिमिनरी जिसमें सेक्शन 1 to 4 है वो क्लियर अभी तक पढ़ चुके हैं। इसके अलावा मैं बता देता हूँ आपको, सेकंड चैप्टर है जनरल प्रोविजंस। जनरल प्रोविजंस में हम क्या पढ़ेंगे, सेक्शन 5 to 53A। इसको हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। 5 to 53A को पहला पार्ट होगा सेक्शन 5 to 37। देखिए किस प्रकार चैप्टर 2 जनरल प्रोविजन 5 to 53A उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। पहला है सेक्शन 5 to 37 और सेकंड पार्ट है 38 to 53A। हमने ये डिफरेंशिएट क्यों किया है, क्योंकि सेक्शन 5 to 37 जो पार्ट है वो प्रोविजंस एप्लीकेबल होते हैं मूवेबल और इमूवेबल दोनों प्रॉपर्टीज़ के लिए, जबकि सेक्शन 38 से 53A का जो पार्ट है वो सिर्फ मूवेबल प्रॉपर्टी पे इमूवेबल प्रॉपर्टी पे ही एप्लीकेबल होता है। तो जनरल प्रोविजन हमने देखा सेक्शन 5 to 53A, इसको हमने डिवाइड किया 5 to 37। 5 to 37 है वो मूवेबल और इमूवेबल दोनों प्रॉपर्टीज़ पे एप्लीकेबल है, और 38 to 53A जो है वो सिर्फ इमूवेबल प्रॉपर्टीज़ पे ही उसके प्रोविजंस एप्लीकेबल होंगे। चैप्टर 2 ये है, इसको 2 पार्ट्स में हमने डिवाइड किया। देन थर्ड हम बांटेंगे ट्रांजैक्शंस ऑफ वेरियस काइंड। जो चैप्टर 3 से और चैप्टर 8 तक हैं वो वेरियस ट्रांजैक्शंस हैं, वेरियस कॉन्सेप्ट्स हैं। एक एक चैप्टर एक एक कॉन्सेप्ट से डील करता है। जो चैप्टर 3 है सेक्शन 54 to 57 डील करता है कॉन्सेप्ट ऑफ सेल, SALE सेल से। देन चैप्टर 4 डील करता है 58 to 104, ये मॉर्गेज से रिलेटेड है। चैप्टर 5 105 to 117 ये कॉन्सेप्ट है लीज का 105 to 117। देन चैप्टर 6 डील करता है एक्सचेंज से 118 to 121। चैप्टर 7 122 to 129 122 से 129 ये गिफ्ट से रिलेटेड है। एंड चैप्टर 8 130 to 137 एक्शनेबल क्लेम से रिलेटेड है। तो इसमें 8 चैप्टर हैं। चैप्टर 1 प्रिलिमिनरी हो गया सेक्शन 1 से 4। उसके बाद चैप्टर 2 है जो कि जनरल प्रोविजंस हैं। पास से 53A हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया था, 5 to 37 एंड 38 to
53A 5 to 37 दोनों पे एप्लीकेबल होता है, मूवेबल इमूवेबल, और 38 थ्रू 53A इमूवेबल सिर्फ इमूवेबल पे एप्लीकेबल होता है। उसके अलावा हमने चैप्टर 3, 4, 5, 6, 3 से और 8 तक किस किस चीज़ से हैं, सेल, देन मॉर्गेज, लीज, एक्सचेंज, गिफ्ट एंड एक्शनेबल क्लेम। ये 6 कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि हम नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे, स्टार्ट करेंगे जनरल प्रोविजन चैप्टर 2। थैंक यू।